आपने कभी ना कभी अठन्नी चवन्नी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अठन्नी चवन्नी भी जब नहीं होती थी तब कैसे लोग चीज़ों की अदला बदली करते थे? या फिर कभी आपने ये ख्याल किया है कि कैसे ये बैंक हमारा पैसा रखकर इतना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं? क्या आपके मन में भी ऐसे सारे सवाल आते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं हमारे चैप्टर मनी एंड क्रेडिट फॉर क्लास 10 इकोनॉमिक्स को। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत के समय से, जब अठन्नी चवन्नी तो क्या बिल्कुल भी मनी, बिल्कुल भी पैसा नहीं चलता था। तो पहले के टाइम पर चीज़ों का लेन देन कैसे होता था? विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम, विनिमय पद्धति की मदद से। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को खरीदा या बेचा जाता था। मेरे पास गेहूँ है, आपके पास चावल है, आप मुझसे गेहूँ ले लोगे और गेहूँ के बदले आप मुझे चावल दे दोगे। इस तरीके से बार्टर सिस्टम काम करता था और कई सालों तक काम करता रहा। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आने लगी थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि कई बार जो लोगों को चाहिए होता था बदले में, वो उनको नहीं मिलता था। सपोज करो मैं आपको गेहूं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं बदले में मुझे आप चावल दो, लेकिन आप मुझे बदले में आइसक्रीम दे रहे हो। तो ऐसे में हमारी डील कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो मुझे बदले में चाहिए वो आप मुझे नहीं दोगे, जिसकी वजह से चीज़ों का लेन देन आसानी से नहीं हो पाता था। और इस सिचुएशन की वजह से लोगों को बार्टर सिस्टम में बहुत दिक्कत आने लगी थी, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद बार्टर सिस्टम बंद हो गया था। और ये जो सिचुएशन मैंने बताई कि बार्टर सिस्टम कब काम करता था, ये तभी काम करता था जब जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उन दोनों की जो डिमांड्स होंगी वो सिमिलर होंगी। ऐसी सिचुएशन को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है उनकी डिमांड सिमिलर होती है, सो दैट उनके बीच में एक डील हो पाए, सो दैट उनके बीच में चीज़ों का लेन देन हो पाए। दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को खरीदा बेचा जा रहा है, ये बार्टर सिस्टम है। लेकिन सपोज करो यहाँ पर जो एक बंदा बदले में मछली ले रहा है, दैट इज फिश ले रहा है, अगर वो अपना मन बदल ले, वो कह दे नहीं भाई मुझे फिश नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो क्या यहाँ पे डील हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। तो जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो नए नए तरीके ढूंढे गए, किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, चीज़ों की खरीद बेच कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उसके लिए फिर आया मनी का कॉन्सेप्ट, दैट इज पैसे का कॉन्सेप्ट। तो आज के समय में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, वो है हमारा मनी का। और मनी का ही क्यों? क्योंकि मनी ने बहुत आसान कर दिया है, पैसे ने बहुत आसान कर दिया है किसी भी चीज़ को खरीदना, किसी भी चीज़ को बेचना। अगर मैं अपने इंडिया के बारे में बात करूँ तो हमारे इंडिया में किस फॉर्म ऑफ मनी का इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, नोट्स एंड कॉइन। हमारे इंडिया में नोट्स चलते हैं 100, 50, 500, 1000 का तो बंद हो गया है, लेकिन 2000 का चलता है। कॉइन्स चलते हैं 1, 2, 5, 10, 20, इनके कॉइन्स भी चलते हैं और भी आ सकते हैं इन फ्यूचर में। तो हमारे इंडिया में जैसे आज के टाइम पर रुपी है, तो रुपी की मदद से आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्यों क्यों आप रुपी की मदद से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो? क्योंकि ये जो रुपी है इसको ऑथराइजेशन मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि आप पूरे भारत में लेकर कहीं भी इस रुपी को लेकर चले जाओ, कोई भी बंदा आपसे रुपी में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो आप पुलिस के पास जाओ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसने भी रुपी में ट्रांजेक्शन लेने से मना किया है। हाँ, अब आप रुपी में अमेरिका में मत चले जाना कि हाँ भाई अमेरिका में भी रुपी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की अपनी एक करेंसी है, वहाँ पर उनका चलेगा, ठीक है। और हमारे इंडिया में जो रुपी में नोट्स आते हैं, ये कौन पब्लिश करता है? वेरी ऑब्वियस, आपने नोट पे लिखा दिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन नोट्स पब्लिश करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स को पब्लिश करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आप समझ गए। हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ मनी यूज होता है? करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स। कौन इनको इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट इनको ऑथराइज करती है सो दैट आप इसको पूरे भारत में, ऑल इंडिया में इस्तेमाल कर सको। अब वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते चलेंगे। अभी हमने पढ़ा था पहले के टाइम पर, फिर हम आए आज के टाइम पर। आज के टाइम में हमने पढ़ा मनी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ये जो मनी है इसको हम कहाँ पर रखते हैं। तो इसको जनरली हम कहाँ पर रखते हैं इस बारे में देखते हैं। हमारे टॉपिक डिपॉजिट्स विद बैंक में। इसमें आपको कई सारी इमेजेस दिख रही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ऐसे ही बहुत सारे पीएसयू हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। इन बैंक का बेसिकली काम क्या होता है? सपोज करो आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो, या सपोज करो आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो जहाँ पर आपको महीने के एंड में एक सैलरी मिलती है 2 लाख।
3 लाख, और आपको वो सैलरी मिलती है कैश के रूप में। तो अब जब आपको 3 लाख रुपए कैश के रूप में मिलेंगे महीने के एंड में, तो अब आप 3 लाख रुपए तो अपने पास नहीं रखोगे, उसमें से आप सिर्फ उतना ही पैसा अपने पास रखोगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। सपोज करो 10,000 20,000, उसके अलावा आप पैसा का क्या करोगे? तो उसके अलावा जो पैसा होता है उसको जनरली हम क्या करते हैं, उसके अलावा जो पैसा होता है उसको हम जनरली बैंक में एज अ डिपॉजिट रखते हैं। और बैंक कहता है कि अगर आप हमारे बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करोगे अपने अकाउंट के अंदर, तो बदले में हम आपको क्या देंगे, उस पर ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट रेट भी देंगे। सपोज करो आप बैंक में जाकर 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हो, तो 1 साल बाद बैंक आपके 1,000 रुपये को 1,010 रुपये कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक आपको एक तरीके से रिवॉर्ड दे रहा है अपना पैसा बैंक में रखने का। तो ये जो डिपॉजिट का सिस्टम है ये हमारे इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे लोग क्या कर पाते हैं, सेफली अपने पैसे को किसी जगह पर रख पाते हैं। क्योंकि क्या होता था पहले के टाइम पर, आपकी 2 लाख रुपये सैलरी आई, आपने 20,000 रुपये तो निकाल लिए, 1,80,000 का क्या करोगे? आपको हमेशा उसी की टेंशन बनी लगेगी कि कहीं ये खो ना जाए, कहीं इनकी फिजूल खर्ची ना हो जाए, कहीं ये चोरी ना हो जाए। तो उससे अच्छा इनको बैंक में रखते हैं। अब जब आप इन पैसे को बैंक में रखते हो, डिपॉजिट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि एक बार डिपॉजिट कर दिया तो वहीं बने रहेंगे। बैंक आपसे ये भी बोलते हैं कि आप जब चाहो ये जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसमें से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो अपनी डिमांड के हिसाब से। इसलिए इन डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनको कभी भी ऑन डिमांड इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आपको डिमांड लगे, ज़रूरत लगे, आप जाओ, आपने जो पैसा जमा किया है उसमें से कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा आप इजीली निकाल सकते हो। इसलिए हम इनको डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं ये हमको 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? पहला, ये हमारे पैसे को सेफ रखते हैं, एक अच्छी जगह पर हमको इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी अपने आप हमारा पैसा बढ़ता भी जाता है थोड़ा बहुत। दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा ये हमें ऑप्शन देते हैं कि हम कभी भी जाकर जो पैसा हमने सेफ रखा है उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और साथ ही साथ ये एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वो होती है कि ये कहते हैं ज़रूरी नहीं है आपको पैसा निकालने के लिए या पैसा कहीं भेजने के लिए कैश की ज़रूरत है। आप एक और तरीका है जिसकी मदद से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसमें आपका बिल्कुल भी कैश नहीं लगेगा। वो कौन सा तरीका होता है? चेक का तरीका। जैसे आज के टाइम पर यूपीआई चलता है, तो यूपीआई की मदद से आप मेरे अकाउंट में 10 रुपये, मैं आपके अकाउंट में 20 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में कैश का इस्तेमाल, नोट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी तरीके से बैंक भी कहता है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट कैश। किसकी मदद से? चेक की मदद से। अब चेक आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, चेक बुक देखी ही होगी। अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक चेक में होता क्या है, चेक बेसिकली एक तरीके का पेपर होता है जो ये बताता है कि अकाउंट होल्डर चाहता है कि उसके अकाउंट से इतना इतना पैसा उस बंदे को दे दिया जाए जिसके नाम पर चेक इशूड है। सपोज करो मैं आपके लिए चेक इशू करता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट से इतना इतना पैसा आपको इशू कर दिया जाए, वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब चेक दिखता कैसा है ये आप देख लीजिए। इस तरीके से चेक दिखता है, जहाँ पर आपको अपना नेम डालना होता है, जिसको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नेम डालना, जितना पैसा, जितना अकाउंट नंबर, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो बेसिकली चेक क्या है? इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। आई थिंक चेक के बारे में भी अब आपको क्लियर हो जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर हो ही गया होगा यार, इतने अच्छे से तो समझा रहा हूँ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये जो बैंक हमारा डिपॉजिट के रूप में पैसा रखते हैं, जो हम बैंक में जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, इसका बैंक वाले करते हैं क्या? बैंक कोई चौकीदार तो है नहीं कि हमारा पैसा सेफ रखेगी। तो बैंक भी इस पैसे का इस्तेमाल करती है। कैसे करती है वो जानेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। तो बैंक बेसिकली क्या करते हैं, जो पैसा हम डिपॉजिटर्स डिपॉजिट करते हैं या उसी की मदद से खूब पैसा, अंधा पैसा छापते हैं। कैसे छापते हैं वो जानेंगे हम। देखो बेसिकली आपको एक डायग्राम दिख रहा है सामने। बैंक में जाने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं, डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स। तो जो डिपॉजिटर है वो जाता है बैंक के अंदर और सपोज करो 1,000 रुपये जमा करता है, और बैंक उसको बोलता है कि हम 1 साल बाद आपको 1,000 के 1,010 रुपये देंगे, यानी 10 रुपये का ब्याज देंगे। ठीक है, अब उसी बैंक में एक बोरोअर आता है लोन लेने के लिए। तो बैंक क्या करता है, उस बोरोअर को 1,000 रुपये का लोन दे देता है और उसको बोलता है कि 1 साल बाद तुम मुझे 1,000 के 1,020 रुपये दोगे। तो अब 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद जो बैंक है उसको बोरोवर से 1,020 रुपये मिलेंगे। ये 1,020 में से 1,010 ये डिपॉजिटर को दे देगा और 10 रुपये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। मैं तो 10-20 रुपये बोल रहा हूँ, ये संख्या करोड़ों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल तरीका है तुमको समझने का कि ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, ये बैंक का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है और इसी की मदद से बैंक खूब पैसा कमाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। तो इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो बैंक वाले क्या करते हैं, एक लो इंटरेस्ट रेट देते हैं डिपॉजिटर्स को और एक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं बोरोवर से। और ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, ये इनका क्या बन जाता है, बैंक सोर्स ऑफ इनकम। तो अब जब आप बैंक के बारे में समझ गए कि बैंक कैसे काम करते हैं, तो अभी तक हमने स्टेप बाय स्टेप चले हैं। सबसे पहले हमने देखा था पहले के टाइम पर क्या था, फिर हम मनी के बारे में पढ़ा, फिर डिपॉजिट के बारे में पढ़ा, फिर ये बैंक वाले डिपॉजिट का क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोन के बारे में। ये जो बोरोवर आते हैं ये किस प्रकार से लोन लेते हैं, कैसे पूरा काम होता है। तो लोन के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है जिसको क्रेडिट कहते हैं। तो क्रेडिट और लोन ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स ही हैं, और क्रेडिट को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, कर्ज को, लोन को एक और सिंपली
सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में। लेंडर बोले तो जो लोन दे रहा है, और बोरोवर यानी कि जो बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है। तो क्रेडिट बेसिकली क्या है, लोन बेसिकली क्या है, एक समझौता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें लेंडर कोई भी चीज़, मनी, सर्विस या कोई भी गुड्स सप्लाई करता है बोरोवर को, और उससे एक प्रॉमिस लेता है कि वो फ्यूचर में उसको रीपे करेगा, वापस से पेमेंट करेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये बेसिकली हमारा क्रेडिट की डेफिनेशन निकल कर आती है। अब आपको लगेगा कि सरकार हमेशा बोलती है कि क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो, लोन ले लो, कोई भी ज़रूरत पड़े लोन ले लो, लेकिन फिर भी लोग लोन क्यों नहीं लेते हैं जब लोन इतना अच्छा साबित होता है? उसका रीज़न ये है कि कई सारे लोगों ने देखा है कि जो लोन होता है, जो कर्ज आप किसी से लेते हो, तो कई बार कर्ज आपके अच्छे दिन भी ले आता है, कई बार जो कर्ज है वो आपके बुरे दिन भी ले आता है। तो इसीलिए लोग लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है वो कर्ज लेंगे तो हो सकता है उनके बुरे दिन आ जाएंगे। ये चीज़ हमको समझने को मिलेगी दो एग्जाम्पल के थ्रू। पहले एग्जाम्पल हमको मिलता है सलीम का। अब हम पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, सिंपल एक कहानी का सार समझेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हमको मिलेगा स्वप्ना का। तो सलीम के केस में क्या था, उसको एक ऑर्डर मिला था, उसने एक फिर लोन लिया। लोन की मदद से क्या हुआ, उसने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया, बढ़िया से शूज़ को मैन्युफैक्चर किया, और एट द एंड उसने अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया, शूज़ के ऑर्डर को, और खूब प्रॉफिट कमाया। तो सलीम के केस में क्या था, सलीम के केस में उसने लोन लेकर, क्रेडिट को लेकर खूब पैसा कमाया। यानी सलीम के केस में जो क्रेडिट था उसने अच्छे दिन लाए, एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया। वहीं पर अगर हम स्वप्ना का केस देखेंगे, तो स्वप्ना के पास ऑलरेडी एक छोटी सी ज़मीन थी, और उसी पर उसने क्या लिया, एक लोन भी ले लिया। लोन लेने के बाद उसकी फसल बर्बाद हो गई कुछ कारण की वजह से, जिसकी वजह से उसका लोन वापस नहीं कर पाई वो, और फिर उसको क्या करना पड़ा, लोन को वापस करने के लिए एक और लोन लेना पड़ा। और जब उसने एक और लोन लिया तो क्या हो गया, अब उसकी सिचुएशन पहले से भी और बदतर होती चली गई, जिसकी वजह से हम बोलेंगे स्वप्ना के केस में जो क्रेडिट था उसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सिचुएशन को और बुरा कर दिया। तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा है, जो क्रेडिट होता है, लोन होता है, वो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। तो इसीलिए लोग लोन बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि ये अच्छे बुरे दिन के कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है। अब कई बार तो क्रेडिट इतनी बुरी सिचुएशन में ला देता है कि एक सिचुएशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट ट्रैप का सिंपल मतलब होता है कर्ज में फंसना, कर्ज के जाल में फंसना। जैसे आप देखते हो ना, किसी व्यक्ति को जिसमें बहुत ज़्यादा लोन होता है, उसको देखकर हम कहते हैं यार ये तो कर्ज में फंसा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, वो डेब्ट ट्रैप में। इसमें बेसिकली होता क्या है, लोग, जो इंसान होता है वो अपने पुराने लोन्स को चुकाने के लिए नए लोन लेता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पर उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है। जैसे स्वप्ना के केस में थी, उसने एक लोन लिया और पुराने वाले लोन को चुकाने के लिए उसने एक नया लोन लिया, और ऐसी सिचुएशन में वो इस जाल में फंस गई जहाँ पर उस पर बहुत कर्ज हो गया, और इसी सिचुएशन को हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। तो व्हाट इज अ डेब्ट ट्रैप? इट इज अ सिचुएशन इन विच अ बोरोवर इज फोर्स्ड टू टेक मोर लोन्स इन ऑर्डर टू रिटर्न द प्रीवियस लोन्स, जैसा कि स्वप्ना के केस में हुआ। तो क्रेडिट क्या करता है, कभी कभी पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है लाइक इन केस ऑफ सलीम, एंड कभी कभी नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है लाइक इन केस ऑफ स्वप्ना। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और इट डिपेंड्स कि चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं या नहीं जा रही है। अब जब भी आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। लाइक आप MPL खेलते हो, कोई ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो, कुछ भी करते हो, हर जगह पे आपको एड के बाद दिखता होगा ना, नियम और शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसी तरीके से जब आप क्रेडिट लेते हो, लोन लेते हो, तो उसमें भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं। नियम और शर्तें कैसी शर्तें? जैसे जब आप क्रेडिट लेते हो तो आप पूछते हो भाई कितना इंटरेस्ट रेट लोगे, कितने टाइम बाद वापस करना है, गिरवी क्या रखना है, गिरवी इन द सेंस कोलेट्रल क्या देना है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया कोलेट्रल, और मैंने हिंदी में पहले ही बता दिया गिरवी क्या रखना है उसका मतलब होता है। ठीक है, तो कोलेट्रल क्या होता है? मैंने सोचा था कोलेट्रल को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऑलरेडी हिंदी में बोल दिया गिरवी क्या रखना है। ठीक है, तो कोलेट्रल बेसिकली क्या होता है? कोलेट्रल वो चीज़ होती है जो बोरोवर क्या करता है, गिरवी रखता है लेंडर के लिए, सो दैट लेंडर उसको एज अ प्रॉमिस यूज़ कर सके। सपोज करो आपने मेरे से लोन लिया, अब मैं आपको नहीं जानता, तो मैं आपको बोलूँगा भाई कुछ गिरवी तो रख के जाओ, जिससे कल को अगर तुम मेरा लोन नहीं देते हो वापस, तो मैं तुमने जो भी गिरवी रखा है उसका इस्तेमाल कर सकूँ। तो आप मेरे से 50,000 का लोन लोगे, बदले में आप अपनी बाइक मेरे को गिरवी रख के चले जाओगे, सो दैट अगर आप मेरा लोन वापस भी नहीं करोगे, मैं इस बाइक का इस्तेमाल करके अपने 50,000 रुपये रिकवर कर सकता हूँ। तो बेसिकली कोलेट्रल क्या होता है? एक ऐसी वस्तु होती है जिसको आप लोन या कर्ज के बदले में गिरवी रखना चाहते हो। दैट इज, इट इज एन एसेट that belongs to the borrower and he uses it as a guarantee to the lender until the loan is repaid। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो borrower को बिलोंग करती है, और वो इसको एक गारंटी के रूप में यूज़ करता है, लेंडर को देता है जब तक वो लोन को रीपे नहीं कर देता। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ को गिरवी रखते हैं। जब आप बैंक में जाओगे तो कई सारे लोग अपनी ज़मीन को गिरवी रखते हैं, कई सारे लोग अपने वाहन यानी व्हीकल को गिरवी रखते हैं, कई सारे ज्वेलरीज को गिरवी रखते हैं। तो डेट इज़ कोलेट्रल। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? नियम
नियम ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, शर्तें ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं। बेसिकली टर्म्स ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब है इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी, कोलेट्रल के बारे में जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब वापस करना है, कितने टाइम बाद वापस करना है, इन सभी से रिलेटेड जो जानकारी होती है इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन सबको मिलाकर हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। दैट इज इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, mode of repayment and all other information related to credit activities collectively called टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब ऐसा नहीं है कि जो एक जगह पे नियम है वही दूसरी जगह पे भी होगा। हो सकता है भारत में जो नियम है वो अमेरिका में अलग हो, किसी और कंट्री में अलग हो। यानी कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो जगह जगह पर वेरी करते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से लोन ले रहे हो, कितना लोन ले रहे हो, तो उस तरीके से चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, बैंक के बारे में, बैंक कैसे काम करता है, कैसे डिपॉजिट, कैसे बोरो होते हैं, क्रेडिट, इन सब के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इन सभी जो छोटे छोटे बैंक हैं इनके माई बाप के बारे में कि इन सबको चलाता कौन है जो इन सबकी देखभाल करता है। तो अब हम पढ़ेंगे यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का वो बैंक है जो क्या है, सभी छोटे मोटे बैंक का माई बाप है, जो माई बाप है। और वो क्या करता है, सारी जो चीज़ें हैं कि किस बैंक में कितने लोगों को कितनी छुट्टी मिलेंगी, किस बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट होगा, ये सारी चीज़ों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही फिक्स करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली सबसे पहला काम क्या करता है, क्या है इसके फंक्शन। नंबर 1 चीज़, जैसे मैंने बोला माई बाप है, तो माई बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। दैट इज आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी बैंक हैं, लीगल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देते हैं, उन सबको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। दूसरा, आपको पता ही है आरबीआई क्या करता है, नोट्स को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी ये नोट्स आ रहे हैं 500 के, 100 के, इन सब पर आरबीआई गवर्नर के साइन है जो ये बताते हैं कि ये सारे नोट्स कहाँ से इशू हुए हैं, ये सारे नोट्स हुए हैं आरबीआई से। यानी आरबीआई का दूसरा फंक्शन है टू इशू द नोट्स। तीसरी चीज़ क्या करता है, आरबीआई देखता है कि ये जो बैंक है ये एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मिनिमम कैश बैलेंस क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है। सपोज करो आप किसी बैंक में जाते हो, वहाँ पर आपका 1000 रुपये जमा है, ठीक है। तो 1000 रुपये आपका वहाँ पे जमा है और आप उसको बोलते हो कि मुझे 500 रुपये निकालना है, लेकिन अब उस बैंक के पास पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पूरा पैसा लोन में दे दिया। तो ऐसे में क्या होगा, आपने जो अपना पैसा जमा किया है आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आरबीआई कहता है ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई बोलता है हर बैंक को एक मिनिमम कैश अपने पास रखना ज़रूरी है, सो दैट किसी भी दिन अगर कोई डिपॉजिटर आ जाता है तो वो एटलीस्ट उसको पैसे दे सकें उसके। और इसीलिए आरबीआई क्या करता है, लगातार चेक करता रहता है कि कहीं कोई बैंक पूरा ही पैसा तो लोन में नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे डिपॉजिटर्स को दिक्कत ना आए, क्योंकि डिपॉजिटर्स के पैसे से तो सारे बैंक चल रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई चेक करता है कि हर बैंक एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। चौथी चीज़ आरबीआई क्या करता है, नज़र रखता है सभी बैंक्स के ऊपर। इट कीप्स एन आई ऑन बैंक कि ये जो बैंक है ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ही लोन ना दे, साथ ही स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी लोन दें, सो दैट वो लोग भी अच्छे खुद को ग्रो कर सके। पांचवी चीज़ आरबीआई का क्या फंक्शन होता है, डेट एट रेगुलर इंटरवल्स यानी टाइम टू टाइम, पीरियोडिकली आरबीआई हर बैंक को बोलता है कि एक रिपोर्ट सबमिट करो, उसमें ये बताओ कि तुम किसको कितना लोन दे रहे हो, कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, कितने टाइम बाद वो वापस आएगा, सो दैट आरबीआई को ये जानकारी बनी रहे कि भाई क्या चल रहा है। ये जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बैंक्स हैं, ये लोग आखिर में कैसे काम कर रहे हैं, कभी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से लोन वोन स्कैम तो नहीं कर रहे हैं। देखिए ना आपने वो मूवी स्कैम वाली, तो ऐसा कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है। तो आरबीआई बेसिकली ये 5 फंक्शन परफॉर्म करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे आरबीआई ही ये तय करता है कि की जो बैंक है इनकी कितनी हॉलीडेज होंगी, ये सारी। लेकिन इन सभी चीज़ों पे हमें नहीं जाना है। जब आपको पेपर में ना आए तब ये लिख ज़रूर आना कि आरबीआई ही क्या करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है सारे बैंक के रिलेटेड कि कितनी लीव्स मिलेंगी, क्या, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो 5 फंक्शन आपकी बुक में दिए हैं उन्हीं के हिसाब से जाते हैं, आसान है, ठीक है। तो आरबीआई आपको समझ में आ जाता है। अब अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पर हमने 2-3 जगहों पर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में बोला है। तो ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें हम समझेंगे हमारे फॉर्मल के बारे में और इनफॉर्मल के बारे में। जब भी आप लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, किससे, किसी बैंक से या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कानूनी है, जैसे सहारा, एलआईसी, एलयूसीसी, इन सब से जब आप लोन लेते हो तो वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहलाता है। और जब भी आप किसी अपने भाई, भतीजे, ज़मींदार, किसी बहुत बड़े मुंशी, किसी बहुत बड़े मकान मालिक से इससे लोन लेते हो तो वो आपका इनफॉर्मल ही कहलाता है। इसको हम क्यों फॉर्मल इनफॉर्मल बोलते हैं, सिंपली बताता हूँ। जब आप फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेते हो, यानी किसी बैंक से, किसी सहारा से, किसी एलआईसी से, किसी एलयूसीसी से लोन लेते हो, तो आपको वहाँ पर फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, पूरे कागज़ देने पड़ते हैं, गिरवी रखना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी तमाम कागज़ देने पड़ते हैं, यानी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। इसलिए हम इसको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। और जब आप अपने किसी भाई, भतीजे, चाचा, चाची, इन सब से लोन लेते हो तो आपने वो नहीं बोलेंगे कि अपना पैन कार्ड सबमिट करो या कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरवी रखो, क्योंकि वो आपके मित्र हैं, भाई 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 ऐसे कुछ है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा क्या है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। लेकिन अब जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इसमें ये किस तरीके से काम करते हैं, बहुत अंतर होता है, और उसी अंतर को हम जानेंगे। अब जैसे हमको पता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी क्रेडिट एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको सुपरवाइज करने के लिए उनका माई बाप आरबीआई होता है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल का भी हम पढ़ेंगे, अभी आपको खाली फॉर्मल दिख रहा है, इनफॉर्मल को भी हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जितनी भी क्रेडिट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन सुपरवाइज करता है, आरबीआई करता है सुपरवाइज, और दूसरे वाले में इनफॉर्मल में कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। दूसरी चीज़, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, यहाँ पर प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोले तो हर चीज़ फिक्स होती है कि इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, इतना टाइम होगा, इतने टाइम के बाद आपको पैसा वापस करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी यहाँ पर कोई भी आपसे कोई भी मनमानी चीज़ नहीं कर सकता, कोई भी आपके साथ चीट नहीं कर सकता कि वो अपने मन से कुछ भी इंटरेस्ट रेट बता दे, अपने मन से आपका कुछ भी पागल बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, ये जो फॉर्मल सोर्स क्रेडिट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ों की सुपरविजन आरबीआई कर रही होती है। तो ये लोग कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई भी अनफेयर एक्टिविटी नहीं कर सकते अपने लोन को वापस लेने के लिए। यानी कि जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो और आप वो लोन वापस नहीं कर पाते हो, तो बैंक वाले ये नहीं करेंगे कि गुंडों को भेज देंगे, बोलेंगे इसको मार के आओ, इससे कुछ भी करो, पैसा वसूल के आओ, ऐसा कुछ नहीं करते। ये लोग कानून के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत बनी होती है। वहीं पर अगर हम इनफॉर्मल की बात करेंगे, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, कोई भी नहीं होता है सुपरवाइज करने के लिए। यानी जिससे आपने लोन लिया है वही भगवान है, वही पूरा मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आरबीआई था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता है सुपरवाइज के लिए। जिससे आपने लोन लिया है वही भगवान है, वो आपसे ये भी कह सकता है कि कभी कभी उसको लगेगा कि वही भगवान है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जिससे आपने लोन लिया है, जो लेंडर है वही भगवान है, वो जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी चीज़, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होते, कोई प्रॉपर नियम नहीं होते, कोई प्रॉपर शर्तें नहीं होती। वहाँ पर आपसे चाहे जितना मन माना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है, आपको पागल भी बनाया जा सकता है, ये बोलकर कि आज लोन ले लो, 1 महीने में वापस कर देना, तुरंत के तुरंत नहीं कर पाए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तीसरी चीज़, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हो सकती है अगर आपने लोन वापस नहीं किया। सपोज करो आप लोन वापस नहीं कर पाते हो, गाँव में आपको देखने को मिलता है जब बड़े बड़े ज़मींदार से कोई लोन लेता है और वो लोन नहीं दे पाता, तो वो ज़मींदार क्या करता है, अपने गुंडों को भेजता है, उसको मार वार कर रहता है, पिटवाता है और उसकी बहुत मार गलवाता है। और अगर वो लोग पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस भी लेंडर को ही सपोर्ट करती है और आप ही को बोलती है भाई जब हिम्मत नहीं थी तो लोन लिया क्यों था। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेना चाहिए, ना कि इनफॉर्मल से। अब हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि क्यों आखिर ऐसा है कि हमारे इंडिया में आज भी जो गाँव के लोग हैं वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं लेते हैं। क्यों वो बैंक से लोन नहीं लेते हैं, क्यों वो अभी भी, भले ही उनके साथ चीटिंग हो जाए, भले ही उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, फिर भी वो लोग किसी ज़मींदार से या किसी भाई बहन या किसी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ही लोन लेते हैं। इसके मेनली 2 रीज़न बनते हैं। पहला रीज़न ये बनता है कि जो आज भी कई सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, प्रॉपर सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग ऐसी जगह से लोन ले लें जहाँ पर उनको ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट का चक्कर पाड़ना ही ना पड़े। इसमें होता क्या है, आपने कई सारे गाँव वाले लोगों से सुना होगा, वो कहते हैं यार बैंक में तो बहुत कागज़ वाले झंझट है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसीलिए वो बैंक जाते नहीं है। दूसरी चीज़ क्या दिक्कत आ जाती है, क्यों ये जो लोग हैं ये आज भी बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो है लैक ऑफ कोलेट्रल। कई लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास गिरवी रखने के लिए चीज़ें नहीं है। तो जब गिरवी रखने के लिए चीज़ नहीं होती है तो कई सारे बैंक इनको लोन नहीं देते हैं, क्योंकि बैंक में आपको जान पहचान के सहारे तो लोन मिलेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता ही है। इसीलिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो लोग बैंक से लोन ना लेकर, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन ना लेकर किसी इनफॉर्मल से लेते हैं। वहाँ पर उनको गिरवी भी नहीं रखना पड़ता, थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, तो कोई खास डॉक्यूमेंट भी नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये हो जाती है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में भले ही उनको कोलेट्रल ना देना पड़े, भले ही उनको डॉक्यूमेंट ना देना पड़े, लेकिन उनके साथ चीटिंग होती है, उनके साथ मनमाना और ख़राब व्यवहार होता है। और इसीलिए क्या ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि इन बैंक वालों को बोला जाए कि ये लोग क्या करें, अपने लोन देने के ऑप्शंस को गांव-गांव तक पहुंचाएं और खुद को एक्सपेंड करें। दैट इज़ देयरफॉर वी नीड टू एक्सपेंड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, और लोगों को अवेयर करें कि भाई आप बैंक से लोन लो, इन लोगों से लोन मत लो जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। तो ये तो 2 समस्याएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें ये बताती हैं क्यों जो लोग हैं वो आज के टाइम पर भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ही लोन ले रहे हैं। अब इसको लेकर हमारे इंडिया में एक उपाय किया गया था, और वो उपाय था सेल्फ हेल्प ग्रुप का उपाय। हमारे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए गए थे। सेल्फ का मतलब स्वयं, हेल्प का मतलब सहायता, और ग्रुप का मतलब समूह, स्वयं सहायता समूह, खुद की सहायता करने वाले ग्रुप्स। और वो कहते हैं ना, जो खुद की सहायता करते हैं भगवान भी
उनकी सहायता करता है। यही इनका कॉन्सेप्ट था। तो ये स्वयं सहायता समूह क्या होते थे, जनरली आपको गाँव में देखने को मिल जाते हैं, आज के टाइम पर तो कुछ कुछ अर्बन एरिया शहरों में भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली लोग क्या करते थे, 15-20 लोगों का ग्रुप बनाते थे और रेगुलरली मिलते थे, मीटिंग करते थे और थोड़े थोड़े पैसे को सेविंग करते थे ग्रुप के नाम पर। इनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते थे, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ये 15-20 लोगों का ग्रुप होता है जो रेगुलरली मिलते हैं और रेगुलरली पैसे की सेविंग्स करते हैं। अब कौन कितनी सेविंग कर रहा है ये डिपेंड करता है उनकी कैपेबिलिटी पर कि वो कितना कमा रहे हैं। कोई ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा सेव कर पा रहा है, कोई कम कमा रहा है तो वो 5-10 रुपये ही सेव कर पा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जो कैपेबिलिटी है उनकी पैसे सेव करने की, वो डिपेंड करती है कि वो लोग कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या काम होता है, बेसिकली ये काम तो बहुत होते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप से कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं लोगों को। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस ग्रुप का पार्ट है, जो इस ग्रुप का मेंबर है, वो क्या कर सकता है, अगर वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहता बिल्कुल ना ले, वो इस ग्रुप के थ्रू ही क्या कर सकता है, इस ग्रुप से लोन ले सकता है। और जब आप अपने ही ग्रुप से लोन लोगे तो वहाँ से आपको लो इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा और आपको आराम से आप उसको वापस भी कर पाओगे, आपको प्रॉपर टाइम भी दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको कोलेट्रल भी नहीं रखना है क्योंकि सब आपकी जान पहचान वाले हैं, वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट भी नहीं रखने हैं, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कहता है, कोई भी मेंबर अपने ग्रुप की सेविंग से लोन ले सकता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। चौथी चीज़, ये चीज़ आपको शायद से बुक में देखने को नहीं मिलती है, दैट इज़ ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस फाइनेंशियल प्रेशर फॉर बाइंग एनी बिग कमोडिटी। बेसिकली ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रेशर हटा देते हैं। सपोज करो आपको अकेले ट्रैक्टर लेना है तो आपको बहुत पैसा जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वही ट्रैक्टर मिल के पैसे जोड़ के लेना है तो आप पर थोड़ा सा कम प्रेशर आएगा। यही चीज़ होती है जब आप इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं ना वो मिलकर ले ली जाती हैं और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, एक बंदे पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता है और इसीलिए हम बोलते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये एक बंदे पर आने वाले फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर देता है। साथ ही साथ बैंक भी ये कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये कहती है, गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप लगातार 2 साल तक रेगुलरली सेविंग्स करता है तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप को ग्रुप के नाम पर लोन भी दे देंगे। अब किसी भी बैंक को कैसे पता चलेगा ये रेगुलरली सेविंग्स कर रहे हैं या नहीं, ये उनको पता चलता है उनकी पासबुक एंट्री की मदद से। ऑब्वियस है, इनका अकाउंट होगा बैंक में जिसमें ये लोग पैसे सेव करेंगे। ऐसा तो है नहीं पूरा पैसा कैश में रखेंगे ये लोग सेव करके, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, वहाँ पर रेगुलरली पैसे सेव करेंगे और अगर ये करते हैं 2 साल तक तो बैंक बोलेगा ठीक है आप भाई हमसे लोन ले सकते हो ग्रुप के नाम पर। और जब ये लोग ग्रुप के नाम पर लोन लेते हैं तो वो सबकी जिम्मेदारी होती है, तो सब लोग मिलकर उस लोन को टाइम टू टाइम चुकाते भी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या हो चुका है, ये जो 2 समस्याओं के बारे में हमने पढ़ा था वो समस्याएं कई हद तक सॉल्व हुई हैं हमारे रूरल इंडिया में। जो लोगों की समस्याएं थी दैट इज़ लैक ऑफ कोलेट्रल, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता था, और लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। ये जो 2 प्रॉब्लम्स थी इनको ओवरकम किया है हमने किसकी मदद से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से। यानी कि हम कह सकते हैं कि भले ही आप बैंक हर जगह तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो कम से कम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही हर जगह तक पहुंचा दो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के आगे एक और बात कहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, आप लोग भी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, क्योंकि मैं तो सहायता कर ही रहा हूँ लेकिन आपको भी स्वयं की सहायता करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद थोड़ा सा स्वयं भी पढ़ें और उसके बाद मेरी अगली वीडियो देखें जिस पर एक नया चैप्टर कवर करूँगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।